नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और खबरों की खबर में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि दिल्ली के संसद का रास्ता और प्रधानमंत्री पद का रास्ता भी इसी प्रदेश से गुजरता है। लेकिन इस बार भले ही एनडीए को देश में जीत मिली हो, जो आंकड़े कम आए हैं, जो आंकड़े उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, उसकी वजह है उत्तर प्रदेश में जिस तरह का उलटफेर हुआ है वो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अलग रंग दिखाकर चला गया, जिसके चलते भाजपा को लगभग 29 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले इस बार खामियाजा भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है, जो 272 का अपने खुद के बलबूते पर सरकार बनाने का जो आंकड़ा है, वो उस तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई। ये बात और है कि एनडीए के आंकड़े जो है वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी की ओर है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है दो वरिष्ठ पत्रकार, मेरे अपने सहयोगी राजेश मिश्रा जी, जो लखनऊ के हमारे नवभारत के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। है एक और वरिष्ठ पत्रकार सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। पहले सिन्हा जी आपसे बात करते हैं कि क्या हो गया ये, जिसके चलते भाजपा को जो पिछली दो चुनाव में जिस तरह से बढ़त उत्तर प्रदेश में मिली थी और जिस तरह से साथ दिया था उत्तर प्रदेश ने, इस बार क्या वो समीकरण रहा जमीन पर जिसके चलते ये हार उनको वहां से मिली है? दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको बहुत ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आखिर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति हो गई। पहली बात तो ये कि यूपी की जनता डबल इंजन की सरकार के नारे से बहुत प्रभावित थी। उसको ये लग रहा था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मजबूत नेताओं के होने के बाद उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात बदलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी की परेशानियों को लेकर के सरकार कभी भी सक्रिय नहीं रही, सिवाय राशन देने के एक योजना के अलावा जमीन पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, एक के बाद एक लीक होते हुए परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और नौकरियों को लेकर के एक बड़ी बेचैनी, इसने एक ऐसी उमस पैदा कर दी, सफोकेशन पैदा कर दिया था, जिसमें बचा खुचा जो मामला था वो खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें 400 पार मिल जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। और यहीं से पूरा चुनाव उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि एक तो नौकरियां मिल नहीं रही थी, दूसरे ये था कि अब संविधान बदलने का मतलब आरक्षण में बदलाव, आरक्षण की स्थिति में बदलाव और उससे संभावनाओं पर बिल्कुल बंद हो जाना। इस बीच में विपक्ष ने बहुत होशियारी का काम किया। एक तो मुद्दे सही चुने, ऐसे मुद्दे चुने जो लोगों के मन के पास थे, और दूसरा गलती फिर भारतीय जनता पार्टी से हुई जब उसने अपने ढेर सारे प्रत्याशियों को वापस टिकट दे दिया जिनके प्रति जनता में बहुत नाराजगी थी। अखिलेश यादव ने इसको बखूबी समझा और उन्होंने फिर जातीय गोलबंदी का एक ऐसा समीकरण तैयार किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले मुस्लिम यादव वोट बैंक के आरोप को भी किनारे किया और दूसरी पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को इकट्ठा किया, टिकट देके रिप्रेजेंटेशन देने की बात की। और इन सबके साथ राहुल गांधी का बदला हुआ तेवर, जिसने इन सारी चीजों को धार दे दी, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी खोज नहीं पाई। चरण दर चरण चुनाव होते रहे और नरेंद्र मोदी के खुद के बयान बदलते रहे। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक वो फोकस नहीं कर पाए किसी एक बयान के ऊपर, किसी एक स्टैंड के ऊपर, और एक ऐसा माहौल बना, खासतौर से तीसरे चरण के बाद। दो चरण में तो अंडर करंट थी, ये करंट सतह पर आ गई तीसरे चरण के बाद, जब ये घोषणा हो गई कि कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे और रायबरेली से खुद राहुल गांधी लड़ेंगे। इसके बाद ये अंडर करंट जो है सतह के ऊपर आने लगी। हम सब लोग देख रहे थे इसको
और हम सब देख रहे थे कि वोट किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, और उसका नतीजा मुझे तो लगता है कि ये जो अभी की टैली है, इसमें से 5 सीटें और ऐसी जोड़ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन से जीत पाई है किसी तरह से, वरना ये टैली और खराब होने वाली हम्म, थी। हम्म। जी बिल्कुल। जी। राजेश जी, देखिए जिस तरह से गठबंधन इस बार हुआ, पिछली बार भुआ भतीजा सब कुछ साथ में था, इस बार बसपा अलग थी और कहीं ना कहीं भाजपा को वो उम्मीद लग रही थी कि बसपा अलग होने के चलते उनको एक फायदा हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। मायावती जी की क्या रही राजनीति? देखिए, मायावती जी पिछले चुनाव से ही ये एक आम बात सामने हो गई थी, आम लोग, आमजन में, सियासी जानकारों के सामने, कि मायावती बीजेपी के समर्थन में है। लेकिन इस बार जब शुरुआत में मायावती ने कुछ टिकट दिए, वो भाजपा के प्रत्याशियों को चुनौती देते हुए दिखे, वहाँ पर जहाँ पर जिस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी मजबूत दिख रहे थे। लेकिन बाद में चुनाव जब अपने चरम पर था, उस समय जो प्रत्याशियों के में बदलाव किया उन्होंने, यह एक बड़ा मैसेज गया उनके वोटरों में, जो इनको यह स्थापित करने में लग गई कि ये बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी को लेकर के अति पिछड़े और दलित वर्ग को अपने अधिकारों को लेकर के विपक्ष के एजेंडा फैल गया था, जिसके चलते बीजेपी बसपा अपने वोटरों को संभाल नहीं पाए और वो वोटर भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज आई कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी के तौर पे आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया था। आकाश आनंद को चुनाव की पूरी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आकाश आनंद तमाम रैलियों में बहुत एग्रेसिव होकर के आक्रामक तरीके से अपने भाषण कर रहे थे। यहाँ एक बड़ी चीज यह समझने के लिए होगी कि आज चंद्रशेखर रावण की जीत हुई नगीना बिजनौर से, क्यों हुई? क्योंकि चंद्रशेखर रावण उन दलितों के एक लीडर के रूप में निकले, खासकर युवाओं में उनका अच्छा क्रेज देखा गया। वही क्रेज, वही दलित युवाओं में क्रेज आकाश आनंद का था, जो कि एक विकल्प तौर पे आ रहे थे। लेकिन मायावती द्वारा, कारण जो भी रहे हों, ये उनकी अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता रही, लेकिन अचानक आकाश आनंद को चुनावी सीन, राजनीति की सीन से बाहर कर देना, हर उनके दायित्वों से उनको मुक्त कर देना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया दलितों में, खासकर उनके कैडर के वोटों में, और वही जाकर के इंडिया अलायंस से जुड़े। इंडिया अलायंस के लोग इस बात को कन्विंस करने में कामयाब रहे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव अपनी हर रैलियों, हर भाषण में बार बार यही कहते थे कि बसपा हार रही है, अपने वोट को संविधान के लिए बचाएं, सही जगह इस्तेमाल करें। यही बहुत बड़ा फर्क रहा, जो बसपा आज खाता खोल नहीं पाई और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, जैसे नेता एक अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। और हालांकि वो कहीं जगह फायदा की बीजेपी की, लेकिन ज्यादा डेंटे मारी है उस सीट पर, तो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहा और बसपा का खुद का नुकसान तो हुआ ही। उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं बाहर से जो देखते हैं हम पत्रकार, वो एक नजर आता है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स हो, चाहे राशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, या महिलाओं को एक सुरक्षित महसूस होना, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए अमूमन एक बहुत चर्चा में रहता था, ये विषय बहुत चिंता का विषय हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जो कानून व्यवस्था है वो योगी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं सुधार आया है, ऐसा एक बाहर से देखने वालों को लगता है। क्या ये बुनियादी हकीकत है या नहीं है? डेवलपमेंट, विकास भी, जो रास्ते हो, सड़क हो, उस पर क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, एक चीज होती है वास्तविकता और एक चीज होती है परसेप्शन। उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश के प्रचार तंत्र का हालत ये है कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग का बजट 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है।
तो ऐसे में पूरे देश में जरूर कुछ ना कुछ माहौल बन रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, राम मंदिर का प्रश्न सबसे पहले आपने किया। राम मंदिर बना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से आनन फानन में उसका मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसमें से वो एक शो की तरह से कर दिया गया, सिर्फ नरेंद्र मोदी सेंट्रिक। दूसरा, अयोध्या के विकास की भी बात बहुत चर्चा होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल है, मैं बार बार ये कहता हूं कि बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, कॉरिडोर तो बहुत सुंदर लगता है बाहर से देखने वालों को, लेकिन उस चक्कर में बनारस के उस इलाके के कितने लोगों के घर टूटे या उनका नुकसान हुआ, काम का, कारोबार का, दुकानें गायब हो गई। इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। बनारस में उस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में पसीने आ गए। और इस बार भी देखिए कि बनारस का अगर डेटा देखें इलेक्शन में, तो सबसे कम लीड जो मिली है 16,000 की नरेंद्र मोदी को, वो उसी विधानसभा इलाके में मिली है। अयोध्या में भी यही हुआ। अयोध्या में जो ये सब कुछ हुआ, एक तो धर्माचार्यों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी, उसका असर सामान्य लोगों के मन में पड़ा। दूसरा, जो विकास का मॉडल अपनाया गया है, उसमें बाहरी लोगों की एंट्री बहुत मैटर कर गई अयोध्या के स्थानीय लोगों के मस्तिष्क में। और दूसरी तरफ जो रूरल हिस्सा है, ग्रामीण क्षेत्र है अयोध्या का, वो आरक्षण और नौकरी और रोजगार के सवाल पे, ये जो लाभार्थियों की योजना रही 5 किलो राशन की ना, इसने 2022 में तो बचा लिया था, लेकिन अब प्रश्न उससे आगे बढ़ चुका था कि ये राशन तो आप हमको दे रहे हैं, लेकिन हमारे रोजगार का, हमारे स्थायित्व का कोई रास्ता हमको दिख नहीं रहा है। तो लोगों के मन में ये चिंता आ गई, और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कमोबेश है, प्रदेश में तो है ही, उत्तर प्रदेश में। इसका नतीजा सब मिला जुला के विकास के उस मॉडल को स्वीकार ना करना, स्थानीय स्तर पर विस्थापन, भ्रष्टाचार, भाजपा के नेताओं ने जमीन की खरीद फरोख्त या जमीन कब्जा करने को लेकर के जिस तरह की हरकतें अयोध्या में की हैं, उसका गुस्सा, ये सब कुछ मिलके अयोध्या की सीट हरा गया। जी, टिकट के बंटवारे को लेकर राजेश जी, कोई परेशानी थी भाजपा में? कोई केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व इनमें दो राय थी? क्या कुछ हुआ टिकट के बंटवारे में? या आपका माइक म्यूट है शायद, आवाज नहीं आ रही है। जी राजेश जी, क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। जी राजेश जी, जी जी जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, अभी आवाज नहीं आ रही? सवाल सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, फिर से अभी आवाज आ रही है? नहीं 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 नहीं, आदित्य, आदित्य, नहीं अभी नहीं आई, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, नहीं आ रही है क्लियर नहीं हो रहा है। जी। माझा आवाज जात नाही त्यांना। हाँ अब क्लियर हो। अभी आ रही है? जी, हाँ हाँ आ रही है। हाँ जी, शायद नेटवर्क का इशू था जिसके चलते मेरी आवाज हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच रही थी। अब शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल आ रही है। जी राजेश जी, मेरा ये कहना था कि टिकट के बंटवारे को लेकर राज्य का जो भाजपा का धड़ा था, नेतृत्व था, उनमें और केंद्र के नेतृत्व में कोई तालमेल था या कोई अनबन थी, कोई अलग विचार थे, क्या था नेम? जी राजेश जी। इसका की गवर्नेंस रही, इनके और केंद्र के टिकट बंटवारे के बीच में बड़ा तालमेल की कमी की चर्चा है। और देखा भी गया, कई ऐसे टिकट दिए गए जिसका जमीनी धरातल का कहानी कुछ अलग रही, एकदम विरोध में रही, लेकिन उनको टिकट दिया गया। ऐसे कई उदाहरण आपको पूर्वांचल के मिल जाएंगे। माना यह जा रहा है कि जो लोकल संगठन है या सरकार है, उनसे तालमेल का अभाव रहा, जिसका असर टिकट के बंटवारे में दिखा, और उनका रिजल्ट भी उसी तरह से आया है। यह कमी
बिल्कुल देखी गई, ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जो पिछली मर्तबा बड़ी मुश्किल से अपने चुनाव जीते थे 2019 में, उन्हीं को रिपीट कर देना ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग रहा। एक उदाहरण अगर आप देखा जाए, मैं कल भी जिक्र किया था कहीं कि 2019 में चंदौली से महेंद्र पांडे बड़ी मुश्किल से जी जीते थे 13-14 हजार वोट से, वो भी मोदी के मैजिक के भरोसे, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें वाराणसी की चंदौली में लग रही हैं। इस बार उन्हीं को रिपीट करना, वहां के जाति समीकरण, वहां स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान न देना संगठन द्वारा और फिर उन्हीं को रिपीट कर देना, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा सवाल रहा। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे टिकट बंटवारे के संबंध में प्रत्याशियों के लेकर के। जहां जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदले हैं वहां पर इनको जीत दर्ज हुई, लेकिन जहां रिपीट किया उसमें 90% हार गए हैं, जो कि खुदे में और साबित करता है कि टिकट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और भाजपा का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, क्या अंदरूनी कुछ अनबन है? अंदरूनी सीएम, डिप्टी सीएम या बाकी सारे जो भाजपा के संगठन के नेतृत्व है, उनका तालमेल कैसा है? देखिए, ये कुछ नया नहीं है। ये उत्तर प्रदेश या यहाँ के संगठन और सरकार के बीच के तालमेल का ये पुराना हो चुका है। आपको याद होगा कि 2017 में जब योगी पार्ट 1 सरकार बनी थी, इसी समन्वय के लिए मुख्यमंत्री आवास पर संघ, सरकार और संगठन के लोग बैठ करके एक एजेंडा बनाए थे। हालांकि वह मूर्त रूप नहीं ले पाया, वो कितना क्रियान्वयन उसका हो पाया यह कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे जहाँ तक जानकारी है कि वो हो ही नहीं पाया था। तो इस बार भी ये सब चीजें बड़े पैमाने पर देखने को मिली, मेरा ऐसा मानना है। उत्कर्ष जी, आप क्या उसी कहेंगे इस बारे समन्वय में? का बड़ा संगठन अभाव था। बाकी इसमें सबसे बढ़िया विचार आपका उत्कर्ष जी से मिल पाएगा कि बहुत करीब से जी देखते हैं इन सब चीजों को। जी नहीं, उत्कर्ष जी। देखिए, बात जो है ना, जो आपका प्रश्न है, ये तो ना से अब अगर मुंबई तक तैर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी ये प्रश्न है, तभी वहां तक तैर रहा है, और ये सच बात है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत आरामदेह स्थिति तो नहीं है सरकार के भीतर, बहुत स्पष्ट मैं बात करता हूँ। जी एक खेमेबाजी है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक मजबूत रहते हैं, जब आपकी सरकार मजबूत रहती है, जब आप हर तरह से मजबूत दिखते हैं संख्या बल से, तो इस तरह के असंतोष दबे रहते हैं। व्यक्तिगत बातचीत में भले हम लोगों को ये सुनने को मिल जाता है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है उसमें बहुत मतलब सबको जोड़ के चलने वाले, वो बिल्कुल स्ट्रांग आदमी है, पर्सनालिटी उनकी है, और वो बिल्कुल अपने तरीके से चलते हैं। जी तो नौकरशाहों का जो कंट्रोल हो गया है पूरी सरकार के ऊपर, आईएएस ऑफिसर्स का, वो जनप्रतिनिधियों को बहुत अखरता है, और वो फिर उनके हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता। और ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको जनता के लिए जवाबदेह है। उसको नीचे लोग उसके पास आ रहे हैं काम के लिए, सिफारिश के लिए, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि एक कोटरी कहीं बनने लगती है, जो काम करा लेती है या नहीं करा, मतलब उसका वादा कर लेती है, और बाकी ढेर सारे लोग उससे बाहर रहते हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति, ये जो देखिए, जो रिपीटेशन की वजह से जो हारे हैं कैंडिडेट ने, ये सब नालायक थे, ऐसा भी नहीं मैं मानता, लेकिन सवाल ये था कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें इनके हाथ में करने के लिए कुछ है भी नहीं। आप स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को किसी सही काम के लिए भी दबाव नहीं दे सकते, गलत काम के लिए तो नहीं देना चाहिए। आप अपने हिसाब से बहुत सारे काम नहीं करा सकते हैं, आप थानों में पैरवी नहीं कर सकते हैं, आप पुलिस के भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आम आदमी आपके खिलाफ हो जाता है, आपका वोटर खिलाफ हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। तो संगठन एक तरफ है, सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय बहुत पावरफुल है, इसलिए वो एक तरफ है, और बाकी कुछ जो दूसरे मजबूत नेता हैं वो थोड़ी बेचैनी में हमेशा रहते हैं। लेकिन चूंकि सरकार इतनी मजबूत है कि वो दबाव निकल जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं ना, तो ये सब छोटे छोटे मसले बहुत बड़े हो जाते हैं असल में। जी और
हमें अब ये देखना है कि अगर केंद्र में किसी वजह से, क्योंकि मैं नहीं मानता कि एनडीए जो चुनाव जो अभी तक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं सारे दर्शकों बिल्कुल। से जी। कि इंतजार हमें करना चाहिए। एनडीए में भी कुछ बदलाव हो सकता है, इंडिया में भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो अगर केंद्र की सरकार जिस तरह से आती है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे उसका असर ना पड़े ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की पार्टी पॉलिटिक्स के भीतर भी बहुत सारे बदलाव देखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और बात है कि जैसे अरविंद केजरीवाल कह गए थे कि जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिए जाए, योगी नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। ये कुछ हवा में कही थी, ऐसा तो नहीं मान सकते। अ, देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। कोई अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त ये बयान दिया था वो दरअसल एक राजनीतिक चतुराई थी, जो एक जी। अनफेथ क्रिएट करने के लिए जरूर था, लेकिन बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। तो हम्म। जहां पर भी इस तरह की पहले से चर्चाएं चल रही थी उसने थोड़ा जोर और पकड़ लिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार, देखिए योगी आदित्यनाथ का अपना एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और अगर देखिए तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी एक फॉलोइंग है। हमने चुनाव के बीच में देखा उनकी जिस तरह से डिमांड हुई, दूसरे राज्यों से उनको बुलाया जा गया। तो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता तो योगी आदित्यनाथ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है आम जनता के बीच में। लेकिन जब बात आती है विधानमंडल दल के भीतर सबसे मजबूत होने की, तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर आने लगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के की सरकार बन जाने दें हम लोग, भारत की सरकार बन जाए, और उसके बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ ऑफिस में क्या हलचल हो रही है इसको देखने में मेरी रुचि भी है और राजेश की भी रुचि बनी हुई है, बिल्कुल। और तब हम कुछ कह पाएंगे कि क्या हो रहा है। अ, जी बिल्कुल। एक और बात है कि कहा जाता है कि भाजपा एक कैडर बेस पार्टी है और उसके साथ में आरएसएस के जो अलग-अलग संगठन हैं, उनका भी एक कैडर है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। अब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें सभी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य संगठन हो, उनका एक वहां पर अयोध्या में ज्यादा आना जाना इस समय और उनका रहना ये सब हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस और सपा ने जब संविधान बदलने वाली बात हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे हो, ये लोगों तक गए और उन्होंने भी ये पहुंचाए। ऐसी स्थिति में उसको काउंटर करने के लिए केवल नेताओं की रैली से नहीं होता, बल्कि जो बुनियादी तौर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो जगह जगह पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो होता है। क्या वो निरुत्साहित था? क्या उसको लग रहा था कि वैसे भी तो 4 से पार हो रहे हैं? क्या थी स्थिति? नहीं नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब बड़ा स्पष्ट है भी, लेकिन वो दर्शकों को भी जानना चाहिए। एक तो बात ये कि आरक्षण खत्म करने का जो आरोप लगा, जो नैरेटिव बना, उसको, और संविधान बदलने वाली बात, उसको डिफेंड कम से कम आरएसएस तो नहीं कर सकता था। क्योंकि आप याद कीजिए कि बिहार का एक चुनाव इसीलिए सिर्फ हार गई थी क्योंकि मोहन भागवत ने खुद ये बात कह दी थी कि हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो आरएसएस की क्रेडिबिलिटी आरक्षण और संविधान दोनों को लेकर के नंबर एक, वो तो पहले से बहुत सवालों के घेरे में रही है। अगर ऑर्गेनाइजर के जो उनका मुखपत्र है उसमें छपे लेखों को अगर पढ़ें तो वो भारत के इस वर्तमान संविधान को नहीं बहुत स्वीकार करते हैं दिल से। ये सारी चीजें इतिहास है, लेकिन इतिहास तो होता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है आपका, कभी ना कभी वो चर्चा में आ जाता है। ऐसे में अगर आरएसएस इसको डिफेंड करने आता तो कोई विश्वास नहीं करता, एक बात। दूसरी बात कि फिलहाल इस चुनाव के ठीक पहले से हमने देखा कि आरएसएस खुद थोड़ा अलग थलग कर लिया था, आरएसएस ने अपने आप को। और
उसकी वजहें अलग अलग हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ही बातें हैं, ऑन द रिकॉर्ड कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हैं उसकी पुष्टि इस तरह से आंदर होती है। इस उत्कर्ष जी पूरे ऑन द चुनाव रिकॉर्ड भी है। वो तो जेपी नड्डा के आप उस बयान को कह रहे हैं नड्डा जी ने बिल्कुल नड्डा जी जेपी ने नड्डा जी चुनाव का में जो दिया बयान था, आया, बोल के बोल दिया था। तय किया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो वो तो ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन लेकिन चुनाव के बाद बोला था। लेकिन जब जो हमारे पास हैं उसकी जानकारी, जो जो कुछ भी हुआ है इस नतीजे तक, इस हद तक पहुंचने के पहले, लेकिन उसको हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके लिए कोई सबूत नहीं होते हैं हमारे पास, लेकिन सूचनाएं हैं बहुत पक्की। तो बहरहाल अब आरएसएस ने अपने प्रचार तंत्र को इस पूरे चुनाव में सक्रिय होने से रोक दिया। या आरएसएस का सामान्य कार्यकर्ता सक्रिय नहीं था, ये बिल्कुल विजिबल था, ग्राउंड पे एकदम दिख रहा था। दूसरा, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वो 10 साल से आपके साथ मेहनत कर रहा है जी, आप बैक टू बैक प्रोग्राम उसको देते रहते हैं, आप उसको इतना व्यस्त रखते हैं कि उसको अपनी जिंदगी के लिए भी काम करने में मुश्किल होती है, लेकिन कमिटेड है, ये भी सही। लेकिन वो ये देखता है कि सरकार तो 2 बार बन गई, उत्तर प्रदेश में भी सरकार 2 बार हमने बना दी, लेकिन हमारे हालत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा कोई पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं है, हमारा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है। तो ये तो सामान्य व्यक्ति ही है ना, कोई पॉलिटिकल कैडर, कोई तो नॉर्मल इंसान ही होता है। अब वो, अच्छा, दूसरा कुछ और सक्रिय लोग थे, वो जब जाने लगे तो उनसे सवाल पूछे जाने लगे जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। तो धीरे धीरे वो कार्यकर्ता भी, मैं आपको बताऊं 25 साल से मैं लखनऊ में रहता हूं, जिस मकान में वहीं रह रहा हूं, एक ही बूथ है जहां पर मैं 25 साल से वोट दे रहा हूं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वोटर पर्ची जो आती है, स्लिप आती है, एक दिन पहले वो सरकार के लोग भी दे जाते हैं, और बीजेपी का कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर आता था, उसके साथ एक अपना कार्ड लगा के वोट की अपील करते हुए वो भी देके जाता था। पहली बार हमने देखा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हमारे मोहल्ले में नहीं घूम रहा था, जबकि वो पूरा इलाका बीजेपी सेंट्रिक इलाका है। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ये जो पन्ना प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये वाला जितना भी ढांचा है ये गायब। या तो वो निराश, खुद भी निराश था, वो बैठ गया था, या वो ऊपरी मन से जो कर सकता था कर रहा था, बाकी कह रहा था कि भाई ठीक है, सब मोदी जी योगी जी हैं तो ये लोग चुनाव जीत ही लेंगे, हमको क्या करना। जी, जी। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा उत्कर्ष जी। मैं थोड़ा सा इस पर बीच में इंटरफियर कर रहा हूँ। हम लोग पूर्वांचल के दौरे पे थे, बनारस में कई लोगों के साथ बैठे थे। जो उत्कर्ष जी ने अभी बात कही, सेम चीज बीजेपी कैडर के लोगों का कहना था कि अब हमारा कार्यकर्ता भी पैसा देखने लगा है, और कुछ शीर्ष निर्णयों के चलते उनमें उदासीनता भी आई है, जिसके चलते इन सब चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रतिभा जी अनुमति हो तो उत्कर्ष जी से एक टिप्पणी मैं और चाहता हूँ, अगर आप। जी उत्कर्ष जी, बिल्कुल, ये तो खुली चर्चा हो रही है राजेश जी। जी 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 उत्कर्ष जी, बीजेपी द्वारा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा बीजेपी का कि जो वो कुछ पिछड़े नेताओं को पूरा समाज मान लिया था और तमाम दुश्वारियों के बाद उनको ढो रही थी। मैं यहाँ एग्जाम्पल भी कोट करने में कोई हिचक नहीं है, चाहे वो राजभर रहे हो, चाहे अपना दल एसरा हो या निषाद पार्टी रही हो, जो कि अपना दल को छोड़ दिया जाए तो अपनी सीट बचा पाई, बाकी आसपास उनका कोई प्रभाव नहीं दिखा। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए। इसका क्या कारण रहा? क्या ये गलत फहमी बीजेपी की नहीं रही कि यही पूरा एक समाज है अपने पर्टिकुलर कुनबे के, अपनी जातियों के? राजेश भाई, बिल्कुल साफ ये बात है कि ये लोग पिछले 5-6 सालों में बहुत तेजी से उभरे थे और ये अपने जाति के ठेकेदार हो गए थे। ये राजनेता नहीं थे, ये जाति के वोटों के ठेकेदार के तौर पर आ गए थे, और इसीलिए इन्होंने जितना कलाबाजियां खाई, इधर से उधर इधर आने में, या समय समय पर एक ब्लैकमेलिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज के आप नेता हैं, उस समाज के लोगों को आप दिला क्या पा रहे हैं? असली सवाल ये है ना कि मैं आपको अगर नेता मानता हूं तो आप समाज के लिए क्या दिला पा रहे हैं? मैं आपको क्यों नेता मानूं? और जब मैं आपको ये देखता हूं तो ये देखता हूं कि समाज को तो आप कुछ नहीं दिला रहे हैं या दे रहे हैं, अपने परिवार को जरूर दे रहे हैं आप। तो राजभर के यहाँ भी टिकट मिलेगा तो उनके बेटे को मिलेगा,
निषाद के यहाँ, संजय निषाद के यहाँ भी मिलेगा तो उनके पहला बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर पिता, 3 लोग को मिल जाएगा, फिर किसी तीसरे निषाद समाज का नंबर आएगा। और सामान्य रूप से कुछ मिलना नहीं है। नीतियां आप ऐसी बनवा नहीं पा रहे हैं, वो ताकत आपके अंदर है नहीं, तो क्रेडिबिलिटी खोता है आदमी। जातियां ऐसा नहीं कि जातियां समझ के वोट नहीं करती हैं, जाति ब्लॉक होता है, लेकिन उसकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उसको हकदारी चाहिए, उसको रोजगारी चाहिए। अगर आप हकदारी दे नहीं रहे हैं परिवार के बाहर और रोजगार दिलाने में उसकी मदद नहीं करने की स्थिति में है, बातें आप बड़ी बड़ी करेंगे। संजय निषाद का क्या है, उनके 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 बारे में तो मैं इस बात को पब्लिकली कहा जा सकता है कि वो आदमी इतना आत्ममुग्ध हो गया है कि वो सुबह जब नहा के आते हैं तो एक आदमी उनकी आरती उतारता है, दूसरा अगरबत्ती जलाता है और तीसरा संजय निषाद की चालीसा पढ़ता है, उसके बाद वो निकलते हैं काम करने। तो इस तरह की बातों से आप जनता की राजनीति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खुद में आप ईश्वर हो जाइए। ईश्वर तो नरेंद्र मोदी जी भी हो गए थे, क्या हुआ? तो जनता जनता होती है भाई, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। जी बिल्कुल। एक और शायद जनता अयोध्या से एक मेरे पास आज एक मैसेज आया, एक वहाँ फोटो खींच किसी ने भेजा कि दीवार वहाँ लिखा है कि राम रोम रोम में है, लेकिन आपको जो दायित्व दिया है उसकी मर्यादा ना लागे, जनता का जीवन आसान करिए। जी ये निर्णय के बाद किसी दीवार पे किसी लिखा, किसी ने भेजा, यह है बहुत बड़ा मैसेज है। और आप देखिए अयोध्या के सराउंडिंग का अवध से पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उत्कर्ष जी, यहाँ एक आपसे टिप्पणी यहाँ चाहिएगा क्षत्रिय मतों को लेकर के। जी जो बिल्कुल। यूपी से बाहर जो चिंगारी उठी, यूपी में आई और अयोध्या उसके आसपास के जो छत्रपों को जोड़ने तोड़ने की कवायद शुरू हुई। राजकिशोर सिंह को लिया गया, राजा भैया को लिया गया, फिर वो पलटे वगैरह वगैरह। इन सब का क्या इम्पैक्ट आया अवध और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के वोटरों पर? देखिए, वोटरों पे असर आया। आप जौनपुर देख लीजिए, जिस नाटकीय तरीके से धनंजय सिंह को लेके आया गया और मुंबई से कृपाशंकर सिंह को भेजा गया था, जी दोनों मैदान में बलिदान हो गए। अभय सिंह को जिस तरह से लाया गया दबाव बना के, अयोध्या से लेके सुल्तानपुर तक उनका कोई असर नहीं, जौनपुर तक कोई असर नहीं बन पाया, है ना। तो नाराजगी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मनाने की ताकत बहुत ज्यादा लोगों के भीतर होती नहीं है। और यही ताकत सबको समझ लेनी चाहिए कि आप नाराज करना बहुत आसान काम होता है, मनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब भावनाओं का मामला हो तो किसी व्यक्ति से काम नहीं चलता है। आपने दिक्कत क्या है, बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम क्या है कि वो ये सोचती है कि सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा पर्सनालिटीज से। पर्सनालिटीज बनती हैं लोगों के समर्थन से, पर्सनालिटी कवर नहीं कर पाती बड़ी बड़ी गलतियों को। छोटी मोटी गलतियां तो छुपी रह जाती हैं, लेकिन अब आप अनाप शनाप बात करेंगे, और वो भी ऐसे समुदाय के लिए। देखिए, क्षत्रिय समुदाय को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि वो जिस तेजी से जुड़ा हुआ था भाजपा से, वो विद्रोही समाज है, वो लड़ने वाला समाज है। वो आन बान शान के लिए, हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि आन बान शान के लिए क्षत्रियों ने तमाम युद्ध किए और उनमें ज्यादातर क्षत्रियों के खिलाफ किए। तो अगर कोई ये समझ ले कि क्षत्रिय, उसके नाम पर क्षत्रिय समाज इकट्ठा रहेगा, तो ये गलतफहमी है। ये उस बिरादरी का कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए ये जो पश्चिम से पूरब तक हमने देखा, पश्चिम में देखिए मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी सीटें, सहारनपुर जैसी सीटें, चर्चा हुई गाजियाबाद और मेरठ की और गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन नतीजे दिखाई दिए सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में। बिना राजपूत वोटों के इंडिया अलायंस नहीं जीत सकता था वहां। अगर नाराजगी नहीं होती तो अनुप्रिया पटेल जिस संकट में फंसी, या प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी तक जो आपको हार मिली, सुल्तानपुर तक हार मिली, वो नहीं मिलती। जौनपुर आप किस बुरी तरह हारे हैं आपको देखना पड़ेगा। तो ऊपर से आप मैनेजमेंट करके और एक नाम लेकर के नहीं चल सकते। यही हाल चाहे ओम प्रकाश राजभर का हो, संजय निषाद का हो, या यूपी के केस में योगी आदित्यनाथ का हो। जी बिल्कुल।
जी, बिल्कुल। थोड़ी बात करते हैं रायबरेली में जब राहुल गांधी ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, अ, उसके बाद में एक तरह से अलग से उत्साह आ गया क्योंकि गांधी परिवार का कोई शख्स वहां से चुनाव लड़ रहा था। तो देखिए एक एक तरीके से बहुत इमोशनल कार्ड था और रायबरेली इमोशनल हो चुका था पिछली बार से ही। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी का रायबरेली को सेलेक्ट करना, उसने न सिर्फ रायबरेली पे असर डाला बल्कि अमेठी पर बहुत बड़ा असर अमेठी डाला। पर भी असर। और अगर राहुल गांधी अमेठी से आए होते तो रायबरेली सीट शायद न बचती, लेकिन रायबरेली आने की वजह से न सिर्फ अमेठी मजबूत हुई बल्कि और भी जगहों पर आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती हैं। ये राहुल गांधी की डायरेक्ट प्रेजेंस का नतीजा है। तो प्रियंका गांधी की मेहनत का नतीजा है। आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी बनारस तक कैंपेन करने गई। प्रियंका गांधी ने जो कैंपेन किया फतेहपुर सीकरी में, उसका नतीजा हम चुनाव नतीजे आने के थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे, जिस तरह से रामनाथ सीकरवार को वोट लगातार मिलते जा रहे थे। तो रायबरेली में राहुल गांधी की उपस्थिति ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाओं को बहुत बड़ा विस्तार बहुत दिया अच्छा मूव। और जी। इंडिया अलायंस को भी बहुत बड़ा विस्तार दे दिया। हम्म। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनका गठबंधन जिस तरह से एक मजबूती से बना क्योंकि दोनों ही को वहां पर खोने को कुछ नहीं था, जो भी है वो लड़ के पाना ही नहीं था बना, उनको। और इसके इनका चलते गठबंधन ग्राउंड ही नहीं बना। कार्यकर्ताओं का। इनका सिर्फ गठबंधन नहीं बना, इनका तालमेल बहुत जबरदस्त था। जी। वो ग्राउंड पर दिख रहा था, साझा रैलियों में दिख रहा था। और देखिए इस बार दोनों पार्टियों ने बड़ी समझदारी के साथ कोई अहंकार नहीं रखा। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को सम्मान देने में पीछे नहीं रहे और राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव की ताकत को समझने में कोई गलती नहीं की। और ये तालमेल पिछले बार नहीं दिख रहा था जब दो लड़कों की जोड़ी आई थी उत्तर प्रदेश में, तब ये तालमेल कहीं नहीं था, तब वो माहौल नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार वो सब कुछ बहुत करीने से उत्कर्ष जी, ये जोड़ी ने हर मौके पर पब्लिक में मैसेज देने का भी इस बात का काम किया। जैसे आपको याद हो प्रयागराज की बात थी, प्रयागराज की रैली में जब भगदड़ हो गई, क्या हुआ, और दोनों ने आपसी गुफ्तगू का एक वीडियो शेयर किया, खूब वायरल हुआ हो। वो आपस में ही इंटरव्यू करने लगे। ये कुछ नहीं था, ये केवल एक केमिस्ट्री शो कर रहा था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है, जो दोनों दलों के मतदाताओं समर्थकों में एक मैसेज था कि हमारी केमिस्ट्री ठीक है, आप भी जुड़ जाओ। नहीं, इसके अलावा एक राजनीति भी थी, इसमें राजनीतिक चतुराई भी थी। अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो वो वीडियो वायरल होता जो भगदड़ का वीडियो था, और तब फिर ये लगता कि कार्यकर्ता फिर वो हो रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ पहले लगता रहा है अराजकता का। तो वो पूरा का स्पेस जो है वो कवर अप हो गया और फायदा अलग दिलाया उसने। अब बीजेपी जैसी स्मार्ट पार्टी अगर इसको नहीं पकड़ पाए तो ये उसकी आत्मनिर्भरता ही कहा जाएगा। जी। बहरहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, वहां पर जिस तरह तालमेल दिखा इंडिया गठबंधन में, वो बिल्कुल कारगर साबित हुआ। जो संभावनाएं और जो नारा एनडीए की ओर से और खासतौर से भाजपा की ओर से दिया गया था, उसको डेंट लगाने में और अपनी ताकत को देश के पूरे हिस्सों तक पहुंचाने में ये गठबंधन सबसे अच्छा गठबंधन उत्तर प्रदेश का रहा, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में किस तरह से करवट लेती है। हम लगातार यहाँ की खबरें और यहाँ की चर्चाएं आप तक लाते रहेंगे। राजेश जी, आपका और उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इसी तरह लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों, ये हमारा खबरों की खबर नवभारत का जो शो है, उस पर आपके जो कमेंट्स है वो हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपका जो प्यार है वो इसी तरह से बरकरार रखिएगा। नमस्कार।